नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनडी त्रिपाठी और आज अपने YouTube चैनल बिंध्य स्टडी पॉइंट पर विश्व भूगोल के अंतर्गत चक्रवात अथवा उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हम जानेंगे कि चक्रवात क्या होता है एवं चक्रवात उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं क्या हैं तथा चक्रवात का विकास क्यों होता है, विघटन कैसे होता है, फिर संरचना समझेंगे इसकी, फिर इसकी क्या विशेषताएं हैं ये समझेंगे। तो हम ये सारी बातें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे आपको, और आपको उदाहरण से भी रिलेट करेंगे। अभी वर्तमान में जो यास चक्रवात आया है और ताउते, तो आप सब जानते होंगे, न्यूज़पेपर से अपडेट होंगे। तो सबसे पहले हम चक्रवात के बारे में जानेंगे। तो चक्रवात है क्या दोस्तों? चक्रवात क्या है? एक समुद्र में जो जब गर्म होता है जब जल गर्म होता है, समुद्र में जब जल सूर्य के प्रकाश से एक लंबे अंतराल में जब जल गर्म होने लगता है तो गर्म जल से जो है भाप निकलती है। ये जो आर्द्रता निकलती है, ये आर्द्रता बादल के रूप में जाके जो है बादल में नमी की मात्रा ग्रहण कर लेती है, जिसे हम संघनन की गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। इसे संघनन की गुप्त ऊष्मा, ठीक। तो ये जो आर्द्रता वायुमंडल में आर्द्रता छिपी होती है, ये आर्द्रताएं जब एक जो है शक्तिशाली अथवा अधिक मात्रा में हो जाती हैं तो ये शक्तिशाली रूप ले लेती हैं। शक्तिशाली रूप लेने के बाद क्या होता है, ये जो है चक्रवात दो प्रकार से चलती है, एक क्षैतिज संरचना के आधार पर, एक ऊर्ध्वाधर संरचना के आधार पर। क्षैतिज संरचना के आधार पर यूं चक्राकार चलती हैं, इस तरह से चक्रवात चलते हैं। तो चक्रवातों की सबसे परम विशेषता ये है कि चक्रवात का जो केंद्र होता है, इसको केंद्र, ये चक्रवात का आँख कहा जाता है, इसको चक्रवात का आँख, और इसे चक्रवात की दीवार कहा जाता है। और चक्रवात से संबंधित विशेषताएं ये हैं कि चक्रवात में हमने आपको बताया कि वायुमंडलीय जो है आर्द्रता होता है, वायुमंडलीय आर्द्रता के माध्यम से संघनन की गुप्त ऊष्मा छिपी होती है। उस गुप्त ऊष्मा के कारण जल जो है जो आर्द्रता बादल छुपाए हुआ होता है अपने अंदर, उसके परिणाम स्वरूप ये एक भूमंडलीय भ्रमिल का निर्माण करता है। भ्रमिल मतलब आप कभी वॉश बेसिन में, जैसे अपने घर में हाथ धोने वाला वॉश बेसिन है, तो जहाँ से पानी पास होता है वहाँ आप हाथ लगा दीजिए और पूरा बेसिन भर दीजिए, पानी नीचे न जा पाए। फिर एकाएक आप हाथ लगाइए तो आपको पता चलेगा कि पानी ऐसे घूम रहा है और बीच में एक जो है जिसे हम बवंडर बोलते हैं हिंदी में, अपने यूपी में बवंडर टाइप का एक जो है सर्कला जो है, उसको हम लोग यूपी में ये भी बोलते हैं भंवरा। तो बीच में वो ऐसे करता रहेगा, उसके अंदर उसी को चक्रवात की आंख कहते हैं। इसी तरह से समुद्र में भी चक्रवात की जो है आंख होती है, जिसे हम हमारे वीडियो पर ही आपको फोटो दिखाई देगा, वहाँ पे भी आप चिन्हित कर सकते हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए कि चक्रवात के बारे में यह एक शक्तिशाली जो है वायुमंडलीय तरंग है, वायुमंडलीय भ्रमिल है। भ्रमिल के बारे में हमने ये बताया, जिसे भंवरा कहते हैं। इसके कारण होता क्या है, जब इनमें संघनन की गुप्त ऊष्मा अथवा आर्द्रता दोनों बढ़ जाती हैं, अत्यधिक हो जाती हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, यह एक विकट रूप ले लेता है। परिणाम स्वरूप इसकी आर्द्रता कैसे मापी जाती है भाई, ये भी देख लीजिए। वायुमंडलीय दाब कैसे मापी जाती है, तो वायुमंडलीय दाब कैसे मापी जाती है आप हमें कमेंट में बताएं, हम यहाँ बता रहे हैं मिलीबार में, ठीक। तो इसके केंद्र में सबसे न्यूनतम वायुदाब होता है 920 मिलीबार। फिर इसके इस वाले पार्ट में होता है 940 मिलीबार, इस पार्ट में होता है 960 मिलीबार, और इसके ऊपरी सतह पर होता है 980 मिलीबार। तो आपसे अगर कोई पूछा जाए वायुमंडलीय दाब अथवा वायुमंडलीय आर्द्रता किस यंत्र से मापा जाता है, तो मिलीबार में मापा जाता है। तो इसी के साथ हम एक चीज़ और देखेंगे भाई, इसमें हर चीज़ अलग अलग है। अब इसकी जो है क्षमता 920 मिलीबार है, तो ये इस पूरे गोले का क्या हो गया, वायु समदाब रेखा हो गया। क्या हो गया? समदाब रेखा। मतलब एक समान दाब है इस पूरे सर्कल में। इसका एक अलग समदाब रेखा हो गया। इसका भाई
समदाब जो रेखा है ये 940 मिलीबार है, इसका अलग समदाब रेखा है। तो ये अलग अलग समदाब रेखाएं हैं और इन समदाब रेखाओं मतलब इन चारों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इन चारों की रेखाएं पर हम यह कह सकते हैं कि इन्हें कहते हैं वायुदाब प्रवणता। इन चारों को अगर मिलाकर मेजर किया जाए तो ये चारों को कहते हैं वायुदाब प्रवणता। यहाँ पर 920 है, 960 है, 980 है, ठीक है। इस तरह से हमारे वायुदाब प्रवणता है। हमने चक्रवात के बारे में आपसे बताया कि इसके केंद्र में अत्यधिक न्यून दाब का क्षेत्र होता है, अर्थात आपने देखा अत्यधिक न्यून दाब मतलब सबसे कम न्यून दाब होता है, सबसे कम वायुमंडलीय दाब इसके केंद्र में होता है और सबसे अधिक बाहरी होता है। तो इसमें होती क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं कि भाई जैसे आपने लो प्रेशर का नाम सुना होगा, हम उदाहरण अभी देते हैं आपको। मान लेते हैं यहाँ पे लो प्रेशर है, मतलब हवाओं की कमी है, वायुमंडल की मतलब वायु की मात्रा में कमी है। तो आसपास से जहाँ हाई प्रेशर है वहाँ से हवाएं बहुत तेज़ी से आकर इस लो प्रेशर को भर देती हैं। परिणाम स्वरूप मई जून के महीने में जो है, अप्रैल के भी महीने में दिल्ली में लो प्रेशर विकसित होता है। तो आसपास से जो है हवाएं आकर उस लो प्रेशर को भरती हैं, परिणाम स्वरूप वहाँ आंधी तूफान आते हैं, ठीक। तो इसी तरह से यही जो है चक्रवात का भी यही एक तरह से प्रारूप है। जब समुद्र में अगर मान लेते हैं यहाँ का जो है गर्म हो गया है, तो जब हमने बताया गर्म क्षेत्र से हमेशा लो प्रेशर की तरफ बढ़ेंगी। यहाँ वायुमंडल गर्म हो गया है, यहाँ आर्द्रता अधिक है, तो ये लो प्रेशर की ओर बढ़ेगी, लो प्रेशर की ओर बढ़ेगी। तो यहाँ पर इसकी बढ़ने की स्पीड समुद्र सतह में क्या है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है, इससे अधिक भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही समुद्र सतह पर ये पहुंचती है तो इसके मार्ग में पर्वतीय अवरोध, महाद्वीपीय अवरोध, मतलब जो है महाद्वीप में ही पर्वत है, तो इस तरह से अवरोध होने के कारण इसकी क्षमता में कमी आती है। इसलिए लो प्रेशर के हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, मतलब गर्म हवाएं हमेशा ठंडी हवाओं की ओर जाएंगी, ठीक। तो इस तरह से चक्रवात का विकास हुआ भाई। जब अधिक शक्तिशाली क्षेत्रों से जो है कम शक्तिशाली मतलब लो प्रेशर के क्षेत्रों में हवाएं तीव्र गति से बढ़ती हैं। तो यदि ये चक्रवात का रूप तब लेता है जब समुद्र सतह पर तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो, वो भी 60 मीटर के अंदर तक, 60 मीटर धरातल के अंदर तक, मतलब समुद्र तल के सतह से 60 मीटर अंदर तक और ऊपर तक मान लीजिए 27% जो है गर्म जल हो गया है, तो वहाँ पर चक्रवात उत्पत्ति की जो है आदर्श दिशा भी मानी जा सकती है। इसके साथ अब हम आपको बताएंगे कि चक्रवात के लिए आदर्श दशाएं क्या हैं, जो एक बेहतरीन जो है टॉपिक है। आपको आज के बाद कभी जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा चक्रवात को लेकर, साइक्लोन को लेकर। तो हमने बताया चक्रवात की परिभाषाएं, मतलब मोटी मोटी एक बेसिक जानकारी आपको चक्रवात के बारे में हमने दिया। फिर अब हम आपको बताएंगे कि उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं क्या होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी जो धरती है इसको हम लोग ये विषुवत रेखा मानते हैं। इसके इस तरफ उत्तरी गोलार्ध, इधर दक्षिणी गोलार्ध, इधर मान लेते हैं साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, ठीक। तो आप एक चीज़ जानते होंगे कि यहाँ पर जो है महाद्वीपों की अधिकता है। आपने देखा होगा यूरोप, एशिया, तमाम जो है ज़्यादातर देश यहाँ पर हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ बहुत कम जो है देश हैं। तो आप बता सकते हैं कि भूमि अथवा रहने योग्य ज़मीन सबसे ज़्यादा किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। तो हम पाएंगे कि भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतलब महाद्वीपीय क्षेत्र है। तो महाद्वीपीय क्षेत्र बहुत शीघ्र ही गर्म होता है और शीघ्र ही ठंडा होता है सूर्य के प्रकाश से। उसी प्रकार ये ज़्यादातर महासागरीय क्षेत्र है, महासागरीय क्षेत्र हैं। तो
तो हमने बताया कि महासागरीय क्षेत्र है तो जल धीरे धीरे गर्म होता है सूर्य के प्रकाश से, जबकि स्थल बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। और जल महासागर बहुत धीरे धीरे गर्म होते हैं और बहुत धीरे धीरे ठंडा होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की आदर्श दशाएं निम्न कारणों से हैं, निम्न कारणों से हैं। अब हम एक एक कारणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। भाई उत्तरी गोलार्ध में पहला कारण हम बात करते हैं। पहला कारण क्या है कि वहाँ पर कोरियालिस बल, कोरियालिस बल क्या होता है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसका एक आभासी बल होता है, उसको हम कहते हैं कोरियालिस बल। कोरियालिस बल का मान 0 से अधिक होना चाहिए तभी वहाँ पर चक्रवात की उत्पत्ति हो सकती है। हालांकि कोरियालिस बल का मान 0 केवल विषुवत रेखा पर होता है, केवल भूमध्य रेखा पर होता है 0 डिग्री पर कोरियालिस। तो हमारे आदर्श दशाएं कहाँ होंगी, जहाँ कोरियालिस बल का मान 0 से अधिक होना चाहिए, 0 से अधिक होना चाहिए। वहाँ पर चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं हो सकती हैं। और दूसरी बात क्या है, उत्तरी गोलार्ध के, क्योंकि यहाँ पर जो है धरातल बहुत शीघ्र गर्म हो रहा है, ठीक, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्म वायु ताप की पेटी भी पाई जाती है। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 10 से 15 अक्षांशों के मध्य, 10 से 15 अक्षांशों के मध्य, ये याद रखिएगा आप, उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य ही चक्रवात का विकास होता है, चक्रवात का विकास होता है। तो हम दो बातें समझे, आदर्श दशाएं कहाँ कहाँ होती हैं। पहले जहाँ कोरियालिस बल का मान 0 से अधिक हो वहाँ चक्रवात की उत्पत्ति हो सकती है। दूसरी बात है जहाँ तापमान अधिक हो तथा 10 से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य, उत्तरी गोलार्ध में के मध्य ही चक्रवात का विकास होता है, अन्यथा और कहीं चक्रवात नहीं आते हैं। आप उठाकर पूरी हिस्ट्री देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ कब साइक्लोन आए हैं, तो आप पाएंगे कि जहाँ जहाँ जो है 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिण केवल उत्तरी अक्षांश रेखाओं के मध्य अधिकतर चक्रवात आते हैं। तो इसके साथ हम अब तीसरा कारण देखेंगे। भाई तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण ये है कि समुद्र सतह का तापमान, आदर्श दशाएं कहाँ होंगी, जहाँ समुद्र सतह का तापमान, समुद्र सतह का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड के से अधिक होनी चाहिए, और तथा समुद्र सतह के अंदर 60 मीटर तक जल गर्म होने चाहिए, ठीक। मतलब हमने पहले बताया कोरियालिस बल का मान 0 से अधिक होनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि उत्तरी गोलार्ध में 10 से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है यहाँ पर सर्वाधिक गर्म जो है वायुदाब आर्द्रता पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ चक्रवात की उत्पत्ति की आदर्श दशाएं मौजूद हैं। और उसके बाद तीसरी बात यह है कि समुद्र सतह का तापमान 27 डिग्री टेम्परेचर के आसपास होना चाहिए तथा जल के समुद्र सतह के नीचे अंदर तक 60 मीटर तक जल गर्म होने चाहिए, तभी चक्रवात की जो है क्रिया प्रारंभ होगी। और एक बात और है कि यहाँ जो है वायु दाब की जो क्या है, हाँ, वायु आर्द्रता, मतलब यहाँ जो 27 डिग्री के पास जो वायु, मतलब हवाओं में जो जब हवा गर्म होगी, भाई जब कोई चीज़ गर्मी होगी, हम कह रहे हैं ना हमको बहुत तेज़ गर्मी लगे तो हमको प्यास लगेगी ना, तो जब हवाएं गर्म होंगी तो वो समुद्र सतह से वो कुछ जल ग्रहण करेंगे, जिसे हम वायु दाब या वायु आर्द्रता भी कहते हैं, उसे जिसे जलवाष्प भी कहते हैं। तो चक्रवातों की ऊर्जा का मतलब चक्रवातों के लिए भोजन, चक्रवातों के लिए एनर्जी का सबसे मुख्य स्रोत है इस आर्द्रता के माध्यम से संघनन की गुप्त ऊष्मा। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए कि आप किसी बर्तन में पानी रख रहे हैं और उस पानी को ढक दे रहे हैं, जब पानी 10 से 15 मिनट बाद गैस पर गर्म हो जाती है तो आप पाएंगे कि जो जिस चीज़ से आप ढके हैं अब उसको निकालेंगे, उसमें आप देखेंगे कि जो है उसमें भी जल चिपका हुआ है। वही वास्तव में वो जो गर्म वायु में जो है, जो गर्म वायु होता है वो ठंडे वायु को प्रभावित करता है,
मतलब अगर जल गर्म है तो आसपास की ठंडी हवा को गर्म करने की कोशिश करता है। उस प्रकार से आप देखिएगा, आप व्यक्तिगत हर एक टॉपिक सर्च किया करिए गूगल पर, जैसे आर्द्रता क्या है, जलवाष्प क्या होती है, जिसमें आपको समस्या है वो सारी चीज़ें आप कमेंट में लिखिए। हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल मुख्य रूप से परिभाषाएँ होंगी। तो हमारे तीसरी बात ये थी। और चौथी बात ये है कि चक्रवात की जो आदर्श दशाएं हैं वो सर्वाधिक महाद्वीपों के पश्चिम में ही संपन्न होते हैं। महाद्वीपों के पश्चिम में संपन्न होते हैं। कभी चक्रवात पूर्व की ओर नहीं बढ़ता है, चक्रवात हमेशा पश्चिम की ओर जो है जाता है। आप जैसे कि आप मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक, उदाहरण के रूप में आप देखिए, ठीक, उदाहरण के रूप में ये भारत है और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये उड़ीसा है, बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। तो जहाँ हमने बताया कि चक्रवात हमेशा पश्चिम की दिशा में बढ़ती है, या तो फिर उत्तर की दिशा में बढ़ेंगी या पश्चिम की दिशा में। लेकिन आप कभी कभी देखते हो अरे महाराष्ट्र में चक्रवात आ गया, ये तो पूरब की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, इसलिए आ जाता है क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य जो सरकरी खाड़ी है, यदि यहाँ चक्रवात आता है तो यहाँ से उत्तर की दिशा की ओर बढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर भी आ जाता है। इसलिए वैसे सामान्यतः भूगोलविदों का मानना है कि चक्रवात कभी भी पूर्व दिशा में नहीं चलता है, नहीं बढ़ता है। आप कभी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो है चक्रवात नहीं पाएंगे, आप कभी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चक्रवात नहीं पाएंगे, क्योंकि चक्रवात हमेशा पश्चिम की ओर चलता है। अब उदाहरण की ओर जहाँ गर्म जलधाराएं हैं, क्यों भाई पश्चिम की ओर चलता है? क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिम में गर्म जलधाराएं चलती है। जैसे आपने देखा है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में पेरू की गर्म जलधाराएं हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में, अटलांटिक महासागर में, यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में जो है गल्फ स्ट्रीम की जलधाराएं हैं। तो जहाँ गर्म जलधाराएं होती है वहीं पर चक्रवातों की क्रिया संपन्न होती है। और भाई इसके जो है हमने और उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाओं में हमने 3-4 मुख्य पॉइंट आपको बताए हैं, जिसके हिसाब से आप, मुझे लगता है कि एक पेज भर के लिख सकते हैं। अब हम जल्दी से ही अपने बातों को ख़त्म करेंगे। हमने इस टॉपिक से ही आपको बता दिए कि चक्रवात का विकास कैसे होता है। अब विकास के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चक्रवात का विकास कैसे होता है? भाई देखिए, जब किसी समुद्र सतह से टेम्परेचर 27 डिग्री है, 60 मीटर तक भी जल गर्म है, ठीक, तो वायु में आर्द्रता अथवा संघनन की गुप्त ऊष्मा के कारण चक्रवातों को बहुत शक्तिशाली ऊर्जा मिलती है। चक्रवातों को ऊर्जा मिलती है जिससे चक्रवात इस तरह से भ्रमिल का रूप लेता है, जिसकी जो है यहाँ पर जाने पर जो है इसकी स्पीड में कमी आती है, जबकि यहाँ पर इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर 160 हो सकती है और यहाँ पर 140 हो सकती है। जबकि चक्रवात के केंद्र में जिसे चक्रवात की आँख कहा जाता है, इसमें चक्रवात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम मान लेते हैं कि हम यहाँ बीच में खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं? यहाँ खड़े हैं, इस गोले में खड़े हैं और यहाँ पर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चक्रवात है। अगर हम इसके अंदर हैं तो हमें कोई अनुभव नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि भ्रमिल क्या होता है, भंवरा क्या होता है। वो उसके अंदर जो है टेम्परेचर इतना अधिक हो जाता है कि हवाएं जब यहाँ पहुँचती हैं तो बहुत गर्म हो जाती हैं। तो जो हमने बताया कि गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की ओर उठती हैं, तो यहाँ पहुँचने के बाद चक्रवात की आँख की दीवार के पहुँचने के बाद ये हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक चलने में जो चक्रवात के पास ऊष्मा है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में है, लेकिन जैसे ही चक्रवात के आँख के दीवार के पास हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं तो यहाँ गतिज ऊर्जा हो जाती है।
गतिज ऊर्जा का उपयोग होने लगता है। तो इस तरह से चक्रवात के विकास की कई मतलब जो है हमने जो है आर्द्रता स्थितिज ऊर्जा, गर्म जलधाराएं जो है हमने बताया कि ऊपर उठती हैं। अब विघटन के बारे में बात कर लेते हैं। चक्रवात की जो है कमज़ोर कब होने लगता है, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये वीडियो ख़त्म करें। और इससे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मैं चक्रवातों पर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा एकदम क्लीन स्पष्ट होगा, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। तो जो विघटन, हमने विकास देख लिया, हमने आदर्श दशा देख ली, चक्रवात देख लिया, अब हम विघटन देखेंगे। विघटन कैसा होता है भाई? जब चक्रवात सबसे पहले या तो उत्तर की ओर बढ़ता है या तो पश्चिम की ओर, पूरब की ओर कभी नहीं बढ़ता है। कभी भी पूरब की ओर चक्रवात नहीं जाता है, हमेशा पश्चिम की ओर जाता है, उत्तर की ओर जाता है। जब उत्तर की ओर जाता है ध्रुवों की तरफ, ध्रुवों की ओर, तो ध्रुवों की ओर का जल क्या है? ठंडा है, ठंडा है। तो भाई जो चक्रवात की ऊष्मा है, ठंडा होने के कारण इसकी जो है इसकी वेलोसिटी में कमी आएगी। वेलोसिटी में कमी आएगी तो चक्रवात का विघटन होने लगेगा। और अब देखिए जब पश्चिम की ओर बढ़ेगा चक्रवात, भाई पश्चिम की ओर बढ़ेगा तो हम मान लेते हैं ये अमेरिका महाद्वीप है, ठीक, और पश्चिम की ओर चक्रवात बढ़ रहा है। तो यहाँ पर्वतीय जब अवरोध बीच में आ जाएंगे, जब पर्वत आ जाएंगे तो निश्चित ही जो है चक्रवात की गति में, चक्रवात की ऊर्जा में कमी आएगी, क्योंकि वहाँ पर्वत पहाड़ों से टकराने के बाद ये धीरे धीरे इसकी ऊष्मा, इसकी पावर में कमी आने लगती है। तो इस प्रकार चक्रवातों का विघटन होता है पर्वतीय अवरोध के कारण। और उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव में जाने के बाद, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र बहुत ठंडी होती है। अब हम आपको बताएंगे चक्रवात की संरचना क्या होती है। हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, चक्रवात की संरचना। चक्रवात की संरचना क्या होती है? सबसे पहले क्षैतिज संरचना देखेंगे, क्षैतिज संरचना, और उसके बाद हम देखेंगे जो है ऊर्ध्वाधर संरचना। क्षैतिज संरचना में हम बताएंगे आपको ये वाला जो है चक्र के अनुसार चलते हैं। क्षैतिज संरचना में वायुदाब प्रवणता, जो वायुदाब प्रवणता है, ये आपका वायुदाब प्रवणता है, चक्रदार के रूप में होती है। चक्रदार के रूप में होती है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अलग अलग मिली बार में है, जैसे 920, 940, 960, 980, ये टोटल मिलाकर क्या होता है? वायुदाब प्रवणता। आपने कभी 9th-10th में प्रवणता, एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में, वो पढ़ा होगा, तो आप समझ रहे हैं कि प्रवणता क्या होती है। जबकि ये एक सिंगल रेखाओं को हम समदाब रेखाएं कहते हैं, समदाब रेखाएं अथवा समान दाब वाली रेखाएं, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि चक्रवात की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि चक्रवात की आँख में किसी भी प्रकार की कोई हेर फेर नहीं होती है। हालांकि अगर यहाँ पर खड़े व्यक्ति, यहाँ पर मेरा घर है और यहाँ जो है चक्रवात बढ़ रहा है, हमारा घर तहस नहस हो जाएगा। यदि हमारा घर यहाँ पर है, केंद्र में है, तो हमारे घर का पन्नी तक नहीं हिलेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर का आकाश एकदम साफ रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई चक्रवात के आँख के पास वायुमंडल गर्म है। जब गर्म वायुमंडल है तो यहाँ पर जो हवाएं पहुँचती हैं वो और गर्म हो जाती हैं। गर्म होने के बाद क्या? ऊपर उठ जाती हैं। गर्म होने के बाद ऊपर उठ जाती हैं। जिस तरह से यहाँ पर कोई हवाओं का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, चक्रवात यहाँ किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर पाती है, ठीक। इसलिए ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे से जो इस तरफ बढ़ रही है और एकाएक ऊपर उठ जाती है, तो ये जो है गतिज ऊर्जा का रूप ले लेती है। और यहाँ से यहाँ तक चल रही है तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक। अब ये चीज़ें मैं दूसरी बार बता रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं बताऊँगा। हमने बताया कि चक्रवात के दीवार में, इसे चक्रवात की आँख की दीवार कहते हैं। दीवार के अंदर चक्रवात प्रवेश की हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती हैं, ठीक। और अब हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर संरचना के बारे में। एक छोटे से टॉपिक में ऊर्ध्वाधर संरचना के बारे में बात करेंगे। जैसा कि वहाँ पे आपने देख लिया है, ये मान लीजिए लो प्रेशर का क्षेत्र है, अत्यधिक निम्न दाब का क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, ठीक। तो हवाएं सबसे पहले भाई 2 किलोमीटर तक वायुमंडल में 2 किलोमीटर तक हवाएं क्या है, इस तरह से इस लो प्रेशर को भरेंगे। फिर उसके ऊपर क्या होगा भाई,
ये फर्स्ट श्रेणी है। सेकेंड स्टेप में क्या है, हवाएं ये रूप ले लेंगी, थोड़ा सा ऊपर की ओर जो है उठती हैं। फिर उसके बाद क्या है, इसका थर्ड रूप क्या है कि हवाएं जस्ट अपोजिट हो जाती, निसराव, मतलब सिर्फ ऐसे चक्रवात ऐसे जाने लगता है। तो ये जो है ऊर्ध्वाधर संरचना है। ऊर्ध्वाधर संरचना की विशेषता ये है कि इसके चक्रवात की केंद्र की ओर प्रभाव होता है सर्वप्रथम। फिर उसके बाद मध्यवर्ती स्तरों में ऊपर की ओर प्रवाह होता है, और ऊपरी स्तरों में वायु का वेग पूर्णतः निसराव, मतलब अपोजिट होने लगता है। तो और हम इसके साथ साथ अब हम ज़्यादा कुछ नहीं, फिलहाल आपसे कुछ क्वेश्चन है मेरा। अभी हाल ही में उड़ीसा के तट पर यास नामक चक्रवात आया है। यदि आपको भूगोल से इंटरेस्ट है तो उसके बारे में हमें बताइए, उसकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक, उसका केंद्र कहाँ था, उत्पन्न कहाँ हुआ था, प्रभावित क्षेत्र। फिर ये पहला क्वेश्चन है, और मेरा दूसरा क्वेश्चन है ताउते जो अरब सागर में मुंबई के आसपास क्षेत्रों को प्रभावित किया था। इन दोनों के बारे में आप हमें कमेंट में बताएं। यास और ताउते ये दोनों चक्रवात इस साल के बहुत महत्वपूर्ण चक्रवात हैं। इसके संदर्भ में अब आप यहाँ चक्रवातों के बारे में एक अच्छी जानकारी ले चुके हैं। ये सामान्य जानकारी है। इसके बाद मैं चक्रवातों की जब दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं समझाऊंगा कि चक्रवात वास्तव में होते क्या हैं, और पृथ्वी पर इनकी क्रियाएं मूलभूत से मतलब किस प्रकार अध्ययन करके सिद्ध किया गया है कि ये चक्रवात ही हैं और ये इस प्रकार से ही आते हैं। और मैं देखो एक और बात कहना चाहता हूँ कि चक्रवात को इंग्लिश में CYCLONE साइक्लोन कहते हैं, लेकिन और अलग अलग देशों में भाई, अलग अलग देशों में चक्रवात को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि चीन ना, जापान, फिलीपींस, इन तीनों देशों में टाइफून के नाम से जाना जाता है चक्रवात को। इसको ही साइक्लोन कहते हैं यहाँ, मतलब चक्रवात को यहाँ पर इन तीनों देशों में साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत में साइक्लोन कहते हैं, वहीं यूएसए में टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो अगर वहाँ कोई बाढ़ या फिर कोई तबाही आ रही है तो मतलब चक्रवात के माध्यम से, तो उसे यूएसए में टोर्नेडो कहते हैं। वहीं चीन, जापान और फिलीपींस में टाइफून कहते हैं, और भारत में शुद्ध शब्द है साइक्लोन कहते हैं। ये चीज़ें आपको जानना जो है बेहतर था, और इसी के साथ मैं अपनी बात जो है ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो कुछ भी अच्छा ना लगे तब भी हमें जो है प्रतिक्रिया के माध्यम से लाइक, डिसलाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनडी त्रिपाठी, और आज अपने YouTube चैनल विंध्य स्टडी पॉइंट पर विश्व भूगोल के अंतर्गत चक्रवात अथवा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हम जानेंगे कि चक्रवात क्या होता है एवं चक्रवात उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं क्या हैं, तथा चक्रवात का विकास क्यों होता है, विघटन कैसे होता है, फिर संरचना समझेंगे इसकी, फिर इसकी क्या विशेषताएं हैं ये समझेंगे। तो हम ये सारी बातें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे आपको, और आपको उदाहरण से भी रिलेट करेंगे। अभी वर्तमान में जो यास चक्रवात आया है और ताउते, तो आप सब जानते होंगे, न्यूज़पेपर से अपडेट होंगे। तो सबसे पहले हम चक्रवात के बारे में जानेंगे। तो चक्रवात है क्या दोस्तों? चक्रवात क्या है? एक समुद्र में जब गर्म होता है जब जल गर्म होता है, समुद्र में जब जल सूर्य के प्रकाश से एक लंबे अंतराल में जब जल गर्म होने लगता है, तो गर्म जल से जो है भाप निकलती है। ये जो आर्द्रता निकलती है, ये आर्द्रता बादल के रूप में
बादल के रूप में जाके जो है बादल में नमी की मात्रा ग्रहण कर लेती है, जिसे हम संघनन की गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। इसे संघनन की गुप्त ऊष्मा। ठीक, तो ये जो आर्द्रता वायुमंडल में आर्द्रता छिपी होती है, ये आर्द्रताएं जब एक जो है शक्तिशाली अथवा अधिक मात्रा में हो जाती हैं, तो ये शक्तिशाली रूप ले लेती हैं। शक्तिशाली रूप लेने के बाद क्या होता है, ये जो है चक्रवात दो प्रकार से चलती है, एक क्षैतिज संरचना के आधार पर, एक ऊर्ध्वाधर संरचना के आधार पर। क्षैतिज संरचना के आधार पर यूं चक्राकार चलती हैं, इस तरह से चक्रवात चलते हैं। तो चक्रवातों की सबसे परम विशेषता ये है कि चक्रवात का जो केंद्र होता है, इसको केंद्र, ये चक्रवात का आँख कहा जाता है, इसको चक्रवात का आँख, और इसे चक्रवात की दीवार कहा जाता है। और चक्रवात से संबंधित विशेषताएं ये हैं कि चक्रवात में हमने आपको बताया कि वायुमंडलीय जो है आर्द्रता होता है, और वायुमंडलीय आर्द्रता के माध्यम से संघनन की गुप्त ऊष्मा छिपी होती है। उस गुप्त ऊष्मा के कारण जल जो है, जो आर्द्रता बादल छुपाए हुआ होता है अपने अंदर, उसके परिणाम स्वरूप ये एक भूमंडलीय भ्रमिल का निर्माण करता है। भ्रमिल मतलब आप कभी वॉश बेसिन में, जैसे अपने घर में हाथ धोने वाला वॉश बेसिन है, तो जहाँ से पानी पास होता है वहाँ आप हाथ लगा दीजिए और पूरा बेसिन भर दीजिए, पानी नीचे न जा पाए। फिर एकाएक आप हाथ लगाइए तो आपको पता चलेगा कि पानी ऐसे घूम रहा है और बीच में एक जो है, जिसे हम बवंडर बोलते हैं हिंदी में, अपने यूपी में बवंडर टाइप का एक जो है सर्कला जो है, उसको हम लोग यूपी में ये भी बोलते हैं भंवरा। तो बीच में वो ऐसे ऐसे करता रहेगा, उसके अंदर, उसी को चक्रवात की आंख कहते हैं। इसी तरह से समुद्र में भी चक्रवात की जो है आंख होती है, जिसे हम हमारे वीडियो पर ही आपको फोटो दिखाई देगा, वहाँ पे भी आप चिन्हित कर सकते हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए कि चक्रवात के बारे में यह एक शक्तिशाली जो है वायुमंडलीय तरंग है, वायुमंडलीय भ्रमिल है। भ्रमिल के बारे में हमने ये बताया, जिसे भंवरा कहते हैं। इसके कारण होता क्या है, जब इनमें संघनन की गुप्त ऊष्मा अथवा आर्द्रता दोनों बढ़ जाती हैं, अत्यधिक हो जाती हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, यह एक विकट रूप ले लेता है। परिणाम स्वरूप इसकी आर्द्रता कैसे मापी जाती है भाई, ये भी देख लीजिए। वायुमंडलीय दाब कैसे मापी जाती है, तो वायुमंडलीय दाब कैसे मापी जाती है आप हमें कमेंट में बताएं, हम यहाँ बता रहे हैं मिली बार में। ठीक, तो इसके केंद्र में सबसे न्यूनतम वायुदाब होता है 920 मिली बार। फिर इसके इस वाले पार्ट में होता है 940 मिली बार, इस पार्ट में होता है 960 मिली बार, और इसके ऊपरी सतह पर होता है 980 मिली बार। तो आपसे अगर कोई पूछा जाए वायुमंडलीय दाब अथवा वायुमंडलीय आर्द्रता किस यंत्र से मापा जाता है, तो मिली बार में मापा जाता है। तो इसी के साथ हम एक चीज़ और देखेंगे भाई, इसमें हर चीज़ अलग अलग है। अब इसकी जो है क्षमता 920 मिली बार है, तो ये इस पूरे गोले का क्या हो गया, वायु समदाब रेखा हो गया। क्या हो गया, समदाब रेखा, मतलब एक समान दाब है इस पूरे सर्कल में। इसका एक अलग समदाब रेखा हो गया। इसका भाई समदाब जो रेखा है ये 940 मिली बार है, इसका अलग समदाब रेखा है। तो ये अलग अलग समदाब रेखाएं हैं, और इन समदाब रेखाओं मतलब इन चारों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इन चारों के रेखाएं पर हम यह कह सकते हैं कि इन्हें कहते हैं वायुदाब प्रवणता। इन चारों को अगर मिलाकर मेजर किया जाए तो ये चारों को कहते हैं वायुदाब प्रवणता। यहाँ पर 920 है, 960 है, 980 है। ठीक है, इस तरह से हमारी वायुदाब प्रवणता है। हमने चक्रवात के बारे में आपसे बताया कि इसके केंद्र में अत्यधिक न्यून दाब का क्षेत्र होता है, अर्थात आपने देखा अत्यधिक न्यून दाब मतलब सबसे कम न्यून दाब होता है, सबसे कम वायुमंडलीय दाब इसके केंद्र में होता है और सबसे अधिक बाहरी होता है। तो इसमें होती क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं कि भाई जैसे आपने लो प्रेशर का नाम सुना होगा, हम उदाहरण अभी देते हैं आपको। मान लेते हैं यहाँ पे लो प्रेशर है,
मतलब हवाओं की कमी है, वायुमंडल की मतलब वायु की मात्रा में कमी है, तो आसपास से जहाँ हाई प्रेशर है वहाँ से हवाएं बहुत तेज़ी से आकर इस लो प्रेशर को भर देती हैं। परिणाम स्वरूप मई जून के महीने में जो है, अप्रैल के भी महीने में दिल्ली में लो प्रेशर विकसित होता है, तो आसपास से जो है हवाएं आकर उस लो प्रेशर को भरती हैं, परिणाम स्वरूप वहाँ आंधी तूफान आते हैं। ठीक, तो इसी तरह से यही जो है चक्रवात का भी यही एक तरह से प्रारूप है। जब समुद्र में अगर मान लेते हैं यहाँ का जो है गर्म हो गया है, तो जब हमने बताया गर्म क्षेत्र से हमेशा लो प्रेशर की तरफ बढ़ेंगी, यहाँ वायुमंडल गर्म हो गया है, यहाँ आर्द्रता अधिक है, तो ये लो प्रेशर की ओर बढ़ेगी, लो प्रेशर की ओर बढ़ेगी। तो यहाँ पर इसकी बढ़ने की स्पीड समुद्र सतह में क्या है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है, इससे अधिक भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही समुद्र सतह पर ये पहुंचती है तो इसके मार्ग में पर्वतीय अवरोध, महाद्वीपीय अवरोध, मतलब जो है महाद्वीप में ही पर्वत है, तो इस तरह से अवरोध होने के कारण इसकी क्षमता में कमी आती है। इसलिए लो प्रेशर के हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, मतलब गर्म हवाएं हमेशा ठंडी हवाओं की ओर जाएंगी। ठीक, तो इस तरह से चक्रवात का विकास हुआ भाई। जब अधिक शक्तिशाली क्षेत्रों से जो है कम शक्तिशाली मतलब लो प्रेशर के क्षेत्रों में हवाएं तीव्र गति से बढ़ती हैं, तो यदि ये चक्रवात का रूप तब लेता है जब समुद्र सतह पर तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो, वो भी 60 मीटर के अंदर तक, 60 मीटर धरातल के अंदर तक, मतलब समुद्र तल के सतह से 60 मीटर अंदर तक और ऊपर तक मान लीजिए 27% जो है गर्म जल हो गया है, तो वहाँ पर चक्रवात उत्पत्ति की जो है आदर्श दिशा भी मानी जा सकती है। इसके साथ अब हम आपको बताएंगे कि चक्रवात के लिए आदर्श दशाएं क्या हैं, जो एक बेहतरीन जो है टॉपिक है। आपको आज के बाद कभी जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा चक्रवात को लेकर, साइक्लोन को लेकर। तो हमने बताया चक्रवात की परिभाषाएं, मतलब मोटी मोटी एक बेसिक जानकारी आपको चक्रवात के बारे में हमने दिया। फिर अब हम आपको बताएंगे कि उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं क्या होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी जो धरती है इसको हम लोग ये विषुवत रेखा मानते हैं। इसके इस तरफ उत्तरी गोलार्ध, इधर दक्षिणी गोलार्ध, इधर मान लेते हैं साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल। ठीक, तो आप एक चीज़ जानते होंगे कि यहाँ पर जो है महाद्वीपों की अधिकता है। आपने देखा होगा यूरोप, एशिया, तमाम जो है ज़्यादातर देश यहाँ पर हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ बहुत कम जो है देश हैं। तो आप बता सकते हैं कि भूमि अथवा रहने योग्य ज़मीन सबसे ज़्यादा किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है? तो हम पाएंगे कि भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतलब महाद्वीपीय क्षेत्र है। तो महाद्वीपीय क्षेत्र बहुत शीघ्र ही गर्म होता है और शीघ्र ही ठंडा होता है सूर्य के प्रकाश से। उसी प्रकार ये ज़्यादातर महासागरीय क्षेत्र है, महासागरीय क्षेत्र हैं। तो हमने बताया कि महासागरीय क्षेत्र है तो जल धीरे धीरे गर्म होता है सूर्य के प्रकाश से, जबकि स्थल बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। और जल महासागर बहुत धीरे धीरे गर्म होते हैं और बहुत धीरे धीरे ठंडा होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की आदर्श दशाएं निम्न कारणों से हैं, निम्न कारणों से हैं। अब हम एक एक कारणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। भाई उत्तरी गोलार्ध में पहला कारण हम बात करते हैं। पहला कारण क्या है कि वहाँ पर कोरियालिस बल क्या होता है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसका एक आभासी बल होता है, उसको हम कहते हैं कोरियालिस बल। कोरियालिस बल का मान 0 से अधिक होना चाहिए, तभी वहाँ पर चक्रवात की उत्पत्ति हो सकती है। हालांकि कोरियालिस बल का मान 0 केवल विषुवत रेखा पर होता है, केवल भूमध्य रेखा पर होता है 0 डिग्री पर कोरियालिस। तो हमारे आदर्श दशाएं कहाँ होंगी, जहाँ कोरियालिस बल का मान
0 से अधिक होना चाहिए, 0 से अधिक होना चाहिए, वहाँ पर चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं हो सकती हैं। और दूसरी बात क्या है, उत्तरी गोलार्ध के, क्योंकि यहाँ पर जो है धरातल बहुत शीघ्र गर्म हो रहा है, ठीक, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्म वायुताप की पेटी भी पाई जाती है। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 10 से 15 अक्षांशों के मध्य, 10 से 15 अक्षांशों के मध्य, ये याद रखिएगा आप, उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य ही चक्रवात का विकास होता है, चक्रवात का विकास होता है। तो हम दो बातें समझे, आदर्श दशाएं कहाँ कहाँ होती हैं। पहले जहाँ कोरियालिस बल का मान 0 से अधिक हो वहाँ चक्रवात की उत्पत्ति हो सकती है। दूसरी बात है जहाँ तापमान अधिक हो तथा 10 से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य, उत्तरी गोलार्ध में के मध्य ही चक्रवात का विकास होता है, अन्यथा और कहीं चक्रवात नहीं आते हैं। आप उठाकर पूरी हिस्ट्री देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ कब साइक्लोन आए हैं, तो आप पाएंगे कि जहाँ जहाँ जो है 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिण केवल उत्तरी अक्षांश रेखाओं के मध्य अधिकतर चक्रवात आते हैं। तो इसके साथ हम अब तीसरा कारण देखेंगे। भाई तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ये है कि समुद्र सतह का तापमान, आदर्श दशाएं कहाँ होंगी? जहाँ समुद्र सतह का तापमान, समुद्र सतह का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड के से अधिक होनी चाहिए, और तथा समुद्र सतह के अंदर 60 मीटर तक जल गर्म होने चाहिए, ठीक। तीसरा मतलब हमने पहले बताया कोरियालिस बल का मान 0 से अधिक होनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि उत्तरी गोलार्ध में 10 से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है यहाँ पर सर्वाधिक गर्म जो है वायुदाब आर्द्रता पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ चक्रवात की उत्पत्ति की आदर्श दशाएं मौजूद हैं। और उसके बाद तीसरी बात यह है कि समुद्र सतह का तापमान 27 डिग्री टेम्परेचर के आसपास होना चाहिए, तथा जल के समुद्र सतह के नीचे अंदर तक 60 मीटर तक जल गर्म होने चाहिए, तभी चक्रवात की जो है क्रिया प्रारंभ होगी। और एक बात और है कि यहाँ जो है वायुदाब की जो क्या है, हाँ, वायु आर्द्रता, मतलब यहाँ जो 27 डिग्री के पास जो वायु मतलब हवाओं में जो जब हवा गर्म होगी, भाई जब कोई चीज़ गर्मी होगी, हम कह रहे हैं ना हमको बहुत तेज़ गर्मी लगे तो हमको प्यास लगेगी ना, तो जब हवाएं गर्म होंगी तो वो समुद्र सतह से वो कुछ जल ग्रहण करेंगी, जिसे हम वायुदाब या वायु आर्द्रता भी कहते हैं, उसे जिसे जलवाष्प भी कहते हैं। तो चक्रवातों की ऊर्जा का मतलब चक्रवातों के लिए भोजन, चक्रवातों के लिए एनर्जी का सबसे मुख्य स्रोत है इस आर्द्रता के माध्यम से संघनन की गुप्त ऊष्मा। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए कि आप किसी बर्तन में पानी रख रहे हैं और उस पानी को ढक दे रहे हैं, जब पानी 10 से 15 मिनट बाद गैस पर गर्म हो जाती है तो आप पाएंगे कि जो जिस चीज़ से आप ढके हैं अब उसको निकालेंगे, उसमें आप देखेंगे कि जो है उसमें भी जल चिपका हुआ है। वही वास्तव में वो जो गर्म वायु में जो है जो गर्म वायु होता है वो ठंडे वायु को प्रभावित करता है। मतलब अगर जल गर्म है तो आसपास की ठंडी हवा को गर्म करने की कोशिश करता है। उस प्रकार से आप देखिएगा, आप व्यक्तिगत हर एक टॉपिक सर्च किया करिए गूगल पर, जैसे आर्द्रता क्या है, जलवाष्प क्या होती है, जिसमें आपको समस्या है वो सारी चीज़ें आप कमेंट में लिखिए। हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल मुख्य रूप से परिभाषाएं होंगी। तो हमारी तीसरी बात ये थी। और चौथी बात ये है कि चक्रवात की जो आदर्श दशाएं हैं वो सर्वाधिक महाद्वीपों के पश्चिम में ही संपन्न होते हैं, महाद्वीपों के पश्चिम में संपन्न होते हैं। कभी चक्रवात पूर्व की ओर नहीं बढ़ता है, चक्रवात हमेशा पश्चिम की ओर जो है जाता है। आप जैसे कि आप मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक, उदाहरण के रूप में आप देखिए, ठीक, उदाहरण के रूप में ये भारत है और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये उड़ीसा है, बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। तो जहाँ हमने बताया कि चक्रवात हमेशा पश्चिम की दिशा में बढ़ती है, या तो फिर उत्तर की दिशा में बढ़ेंगी या पश्चिम की दिशा में। लेकिन आप कभी कभी देखते हो अरे महाराष्ट्र में चक्रवात आ गया,
ये तो पूरब की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, इसलिए आ जाता है क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य जो सरकरी खाड़ी है, यदि यहाँ चक्रवात आता है तो यहाँ से उत्तर की दिशा की ओर बढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर भी आ जाता है। इसलिए वैसे सामान्यतः भूगोलविदों का मानना है कि चक्रवात कभी भी पूर्व दिशा में, कभी भी पूर्व दिशा में, कभी भी पूर्व दिशा में नहीं चलता है, नहीं बढ़ता है। आप कभी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो है चक्रवात नहीं पाएंगे। आप कभी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चक्रवात नहीं पाएंगे, क्योंकि चक्रवात हमेशा पश्चिम की ओर चलता है। अब उदाहरण की ओर जहाँ गर्म जलधाराएं हैं, क्यों भाई पश्चिम की ओर चलता है? क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिम में गर्म जलधाराएं चलती है। जैसे आपने देखा है दक्षिणी अमेरिका के पास के पश्चिम में पेरू की गर्म जलधाराएं हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में, अटलांटिक महासागर में, यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में जो है गल्फ स्ट्रीम की जलधाराएं हैं। तो जहाँ गर्म जलधाराएं होती है वहीं पर चक्रवातों की क्रिया संपन्न होती है। और भाई इसके जो है हमने और उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाओं में हमने 3-4 मुख्य पॉइंट आपको बताए हैं, जिसके हिसाब से आप, मुझे लगता है कि एक पेज भर के लिख सकते हैं। अब हम जल्दी से ही अपने बातों को ख़त्म करेंगे। हमने इस टॉपिक से ही आपको बता दिए कि चक्रवात का विकास कैसे होता है। अब विकास के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चक्रवात का विकास कैसे होता है भाई? देखिए, जब किसी समुद्र सतह से टेम्परेचर 27 डिग्री है, 60 मीटर तक भी जल गर्म है, ठीक, तो वायु में आर्द्रता अथवा संघनन की गुप्त ऊष्मा के कारण चक्रवातों को बहुत शक्तिशाली ऊर्जा मिलती है। चक्रवातों को ऊर्जा मिलती है जिससे चक्रवात इस तरह से भ्रमिल का रूप लेता है, जिसकी जो है यहाँ पर जाने पर जो है इसकी स्पीड में कमी आती है, जबकि यहाँ पर इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यहाँ पर हो सकती है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर 160 हो सकती है और यहाँ पर 140 हो सकती है। जबकि चक्रवात के केंद्र में जिसे चक्रवात की आंख कहा जाता है, इसमें चक्रवात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम मान लेते हैं कि हम यहाँ बीच में खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं? यहाँ खड़े हैं, इस गोले में खड़े हैं, और यहाँ पर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चक्रवात है। अगर हम इसके अंदर हैं तो हमें कोई अनुभव नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि भ्रमिल क्या होता है, भंवरा क्या होता है। वो उसके अंदर जो है टेम्परेचर इतना अधिक हो जाता है कि हवाएं जब यहाँ पहुँचती हैं तो बहुत गर्म हो जाती हैं। तो जो हमने बताया कि गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की ओर उठती हैं। तो यहाँ पहुँचने के बाद, चक्रवात की आँख की दीवार के पहुँचने के बाद ये हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक चलने में जो चक्रवात के पास ऊष्मा है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में है, लेकिन जैसे ही चक्रवात के आँख के दीवार के पास हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं तो यहाँ गतिज ऊर्जा हो जाती है, गतिज ऊर्जा का उपयोग होने लगता है। तो इस तरह से चक्रवात के विकास की कई मतलब जो है हमने जो है आर्द्रता, स्थितिज ऊर्जा, गर्म जलधाराएं जो है हमने बताया कि ऊपर उठती हैं। अब विघटन के बारे में बात कर लेते हैं। चक्रवात की जो है कमज़ोर कब होने लगता है, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये वीडियो ख़त्म करें। और इससे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मैं चक्रवातों पर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा एकदम क्लीन स्पष्ट होगा, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। तो जो विघटन, हमने विकास देख लिया, हमने आदर्श दशाएं देखी, चक्रवात देख लिया, अब हम विघटन देखेंगे। विघटन कैसा होता है भाई? जब चक्रवात सबसे पहले या तो उत्तर की ओर बढ़ता है या तो पश्चिम की ओर, पूरब की ओर कभी नहीं बढ़ता है। कभी भी पूरब की ओर चक्रवात नहीं जाता है, हमेशा पश्चिम की ओर जाता है, उत्तर की ओर जाता है। जब उत्तर की ओर जाता है ध्रुवों की तरफ, ध्रुवों की ओर, तो ध्रुवों की ओर का जल क्या है? ठंडा है। तो भाई जो चक्रवात की ऊष्मा है, ठंडा होने के कारण इसके जो है
इसकी वेलोसिटी में कमी आएगी तो चक्रवात का विघटन होने लगेगा। और अब देखिए जब पश्चिम की ओर बढ़ेगा चक्रवात, भाई पश्चिम की ओर बढ़ेगा तो हम मान लेते हैं ये अमेरिका महाद्वीप है, ठीक, और पश्चिम की ओर चक्रवात बढ़ रहा है, तो यहाँ पर्वतीय जब अवरोध बीच में आ जाएंगे, जब पर्वत आ जाएंगे तो निश्चित ही जो है चक्रवात की गति में, चक्रवात की ऊर्जा में कमी आएगी, क्योंकि वहाँ पर्वत पहाड़ों से टकराने के बाद ये धीरे धीरे इसकी ऊष्मा, इसकी पावर में कमी आने लगती है। तो इस प्रकार चक्रवातों का विघटन होता है पर्वतीय अवरोध के कारण। और उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव में जाने के बाद, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र बहुत ठंडी होती है। अब हम आपको बताएंगे चक्रवात की संरचना क्या होती है। हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, चक्रवात की संरचना। चक्रवात की संरचना क्या होती है? सबसे पहले क्षैतिज संरचना देखेंगे, क्षैतिज संरचना, और उसके बाद हम देखेंगे जो है ऊर्ध्वाधर संरचना। क्षैतिज संरचना में हम बताएंगे आपको ये वाला जो है चक्र के अनुसार चलते हैं। क्षैतिज संरचना में वायुदाब प्रवणता, जो वायुदाब प्रवणता है, ये आपका वायुदाब प्रवणता है, चक्रदार के रूप में होती है। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अलग अलग मिली बार में है, जैसे 920, 940, 960, 980, ये टोटल मिलाकर क्या होता है? वायुदाब प्रवणता। आपने कभी 9th-10th में प्रवणता एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में वो पढ़ा होगा, तो आप समझ रहे हैं कि प्रवणता क्या होती है। जबकि ये एक सिंगल रेखाओं को हम समदाब रेखाएं कहते हैं, समदाब रेखाएं अथवा समान दाब वाली रेखाएं, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि चक्रवात की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि चक्रवात की आँख में किसी भी प्रकार की कोई हेर फेर नहीं होती है। हालांकि अगर यहाँ पर खड़े व्यक्ति, यहाँ पर मेरा घर है और यहाँ जो है चक्रवात बढ़ रहा है, हमारा घर तहस नहस हो जाएगा। यदि हमारा घर यहाँ पर है, केंद्र में है, तो हमारे घर का पन्नी तक नहीं हिलेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर का आकाश एकदम साफ रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई चक्रवात के आँख के पास वायुमंडल गर्म है। जब गर्म वायुमंडल है तो यहाँ पर जो हवाएं पहुँचती हैं वो और गर्म हो जाती हैं। गर्म होने के बाद क्या? ऊपर उठ जाती हैं। जिस तरह से यहाँ पर कोई हवाओं का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, चक्रवात यहाँ किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर पाती है, ठीक। इसलिए ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे से जो इस तरफ बढ़ रही है और एकाएक ऊपर उठ जाती है, तो ये जो है गतिज ऊर्जा का रूप ले लेती है। और यहाँ से यहाँ तक चल रही है तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक। अब ये चीज़ें मैं दूसरी बार बता रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं बताऊँगा। हमने बताया कि चक्रवात के दीवार में, इसे चक्रवात की आँख की दीवार कहते हैं। दीवार के अंदर चक्रवात हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती हैं, ठीक। और अब हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर संरचना के बारे में। एक छोटे से टॉपिक में ऊर्ध्वाधर संरचना के बारे में बात करेंगे। जैसा कि वहाँ पे आपने देख लिया है, ये मान लीजिए लो प्रेशर का क्षेत्र है, अत्यधिक निम्न दाब का क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, ठीक। तो हवाएं सबसे पहले भाई 2 किलोमीटर तक वायुमंडल में 2 किलोमीटर तक हवाएं क्या है, इस तरह से इस लो प्रेशर को भरेंगे। फिर उसके ऊपर क्या होगा भाई, ये फर्स्ट श्रेणी है। सेकेंड स्टेप में क्या है, हवाएं ये रूप ले लेंगी, थोड़ा सा ऊपर की ओर जो है उठती हैं। फिर उसके बाद क्या है, इसका थर्ड रूप क्या है कि हवाएं जस्ट अपोजिट हो जाती, निसराव, मतलब सिर्फ ऐसे चक्रवात ऐसे जाने लगता है। तो ये जो है ऊर्ध्वाधर संरचना है। ऊर्ध्वाधर संरचना की विशेषता ये है कि इसके चक्रवात की केंद्र की ओर प्रभाव होता है सर्वप्रथम। फिर उसके बाद मध्यवर्ती स्तरों में ऊपर की ओर प्रवाह होता है, और ऊपरी स्तरों में वायु का वेग पूर्णतः निसराव, मतलब अपोजिट होने लगता है। तो और हम इसके साथ साथ अब हम ज़्यादा कुछ नहीं, फिलहाल आपसे कुछ क्वेश्चन है मेरा। अभी हाल ही में उड़ीसा के तट पर यास नामक चक्रवात आया है। यदि आपको भूगोल से इंटरेस्ट है तो उसके बारे में हमें बताइए, उसकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक, उसका केंद्र कहाँ था, उत्पन्न कहाँ हुआ था, प्रभावित क्षेत्र,
फिर ये पहला क्वेश्चन है और मेरा दूसरा क्वेश्चन है ताउते। ताउते जो अरब सागर में मुंबई के आसपास क्षेत्रों को प्रभावित किया था। इन दोनों के बारे में आप हमें कमेंट में बताएं। यास और ताउते ये दोनों चक्रवात इस साल के बहुत महत्वपूर्ण चक्रवात हैं। इसके संदर्भ में अब आप यहाँ चक्रवातों के बारे में एक अच्छी जानकारी ले चुके हैं। ये सामान्य जानकारी है। इसके बाद मैं चक्रवातों की जब दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं समझाऊंगा कि चक्रवात वास्तव में होते क्या हैं और पृथ्वी पर इनकी क्रियाएं मूलभूत से मतलब किस प्रकार अध्ययन करके सिद्ध किया गया है कि ये चक्रवात ही हैं और ये इस प्रकार से ही आते हैं। और मैं देखो एक और बात कहना चाहता हूँ कि चक्रवात को इंग्लिश में CYCLONE साइक्लोन कहते हैं, लेकिन और अलग अलग देशों में भाई अलग अलग देशों में चक्रवात को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि चीन ना, जापान, फिलीपींस, इन तीनों देशों में टाइफून के नाम से जाना जाता है चक्रवात को। इसको ही साइक्लोन कहते हैं यहाँ, मतलब चक्रवात को यहाँ पर इन तीनों देशों में साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत में साइक्लोन कहते हैं, वहीं यूएसए में टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो अगर वहाँ कोई बाढ़ या फिर कोई तबाही आ रही है तो मतलब चक्रवात के माध्यम से तो उसे यूएसए में टोर्नेडो कहते हैं। वहीं चीन, जापान और फिलीपींस में टाइफून कहते हैं और भारत में शुद्ध शब्द है साइक्लोन कहते हैं। ये चीज़ें आपको जानना जो है बेहतर था और इसी के साथ मैं अपनी बात जो है ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो कुछ भी अच्छा ना लगे तब भी हमें जो है प्रतिक्रिया के माध्यम से लाइक, डिसलाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।